नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आईपीओ कॉर्नर में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हम एक कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है उनके टॉप मैनेजमेंट से जुड़ते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ मिस्टर सुरेश सेठी। सुरेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। थैंक यू गुड वेरी आफ्टरनून। मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर। सर, पहले मैं ऑडियंस को बता देता हूँ कि कंपनी का आईपीओ 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में खोल रहा है। प्राइस बैंड 752 से 792 के बीच में रहेगा। कंपनी 490 करोड़ रुपए रेस करने जा रही है। ऑफर फॉर सेल के जरिए ये आईपीओ है। सर, इसमें बताएं कि व्हाट इज द प्रमोटर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी राइट नाउ, और इस ओएफएस में कौन इन्वेस्टर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, सो विवेक, नमस्कार। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो प्लेजर कंपनी, सर। अगर आप देखिए तो हमारी कंपनी में कोई प्रमोटर टैग नहीं है। आज 15 मार्की इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। एंड ओके। कुछ लोग, काफ़ी लोग शुरू से जुड़े हुए हैं जब कंपनी स्थापित की गई थी 1995 में। एंड इनमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया इन्फोलाइन है, उनके कुछ फंड्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। लार्ज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। एंड कुछ ग्लोबल कस्टोडियंस भी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि सिटी कॉर्प, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डॉयचे बैंक, एचएसबीसी। और ये सब इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टेड हैं। सो करंटली ओएफएस में 15 में से 7 इंस्टीट्यूशंस अपना थोड़ा सा स्टेक डाइवेस्ट कर रही हैं। उनका भी मकसद यही है कि वो अभी भी कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगी। मेजॉरिटी स्टेक स्टिल रिमेन्स विद अस। इट्स एन ओवरऑल 15% डाइल्यूशन। पूरा ऑफर फॉर सेल है। और ऑल द इन्वेस्टर्स बिलीव इन द ग्रोथ स्टोरी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। एंड इस समय एक अप्रोप्रिएट टाइम था लिस्टिंग करने का, क्योंकि हम जो बिजनेसेस में जा रहे हैं, नए बिजनेसेस स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए ये एक अच्छा समय था हमको लिस्ट करने के लिए। और इन इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा डाइवेस्टमेंट किया है ताकि हम पब्लिकली लिस्टेड हो जाए। सर, कंपनी की जर्नी के बारे में बताएं। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जानना चाहेंगे कि कंपनी वैसे हम जानते हैं कि निश सेगमेंट है कंपनी का, लेकिन उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं और कंपनी की जर्नी। श्योर विवेक। तो कंपनी 1995 में स्थापित हुई थी। तो पिछले 28 सालों में हम गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। सो हमने कई क्षेत्रों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की है। उसमें से हमारे कुछ अर्ली प्रोजेक्ट्स जो हैं, सबसे पहले हमने भारत का टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाया। और उसी के साथ हमने नेशनल टैक्स आईडी इशुएंस का भी मैंडेट लिया, जिसपे हमने पैन कार्ड इशू किए हैं। और अगर हम देखें, आज तक हमने 44 करोड़ पैन कार्ड इशू किए हैं। और ये 66% है फ्रॉम द क्यूमुलेटिव बेस ऑफ इशूड पैन कार्ड। आज हम नेशनल पैन कार्ड डेटाबेस भी होल्ड करते हैं। और उस पे आपकी कई सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे ऑनलाइन पैन वैलिडेशन, फॉर अकाउंट ओपनिंग, फॉर वैलिडेटिंग लार्ज वैल्यू कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस। तो टैक्सेशन इज वन बिग बिजनेस जहाँ पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम किया है और कंट्रीब्यूट किया है। हमारा दूसरा बड़ा बिजनेस पेंशन पर है, जहाँ हम देश की पहली सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बने थे अंडर पीएफआरडीए रेगुलेटर नॉर्म। एंड वहाँ पे हमने नेशनल पेंशन स्कीम के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था। और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आज अटल पेंशन योजना भी स्थापित है, जिसमें जी। आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए फ्लैगशिप पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। और पेंशन बिजनेस में आज भी हमारा 98% मार्केट शेयर है नेशनल पेंशन सिस्टम में। और 100% मार्केट शेयर है अटल पेंशन योजना में। हमारा तीसरा बड़ा बिजनेस है आधार स्टैक के ऊपर, जहाँ पर हम आईडी सर्विसेज ऑफर करते हैं, जहाँ ऑथेंटिकेशन और केवाईसी सर्विसेज हम बीएफएसआई प्लेयर्स को देते हैं, वेदर इट इज बैंक्स और रेगुलेटेड एंटिटीज और कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। एंड इसमें भी हम एक यूनिक कंपनी है जिनके पास आइडेंटिटी के चारों फाउंडेशनल स्टैक्स अवेलेबल हैं। हम ई साइन, ई जी। केवाईसी और ई ऑथेंटिकेशन आधार डेटाबेस पे देते हैं। और उसके साथ साथ हम ऑनलाइन पैन वैलिडेशन पैन डेटाबेस के बेसिस पे देते हैं, जिसके जरिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
बैंक अकाउंट्स खोलती हैं या लोन प्रदान करती हैं, तो ये सारी सर्विसेज हमारे फाउंडेशनल स्टैक पे ऑफर की जाती हैं। सो ये करंटली हमारे 3 लार्जेस्ट बिजनेसेस हैं। और गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, जहां गवर्नमेंट देख रही है कि डिफरेंट सेक्टर्स में ओपन डिजिटल इकोसिस्टम्स बनाए जाएं, विच इज बेसिकली creating the digital public infrastructure in multi-sectoral places, ranging from e-commerce to mobility to health, agriculture, education. इन सब एरियाज में हम एक्सपैंड कर रहे हैं, जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एप्लीकेशंस भी बना रहे हैं फॉर कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी। सिमिलरली हम डेटा के एरिया में आईडी सर्विसेज के ऊपर एक पूरा डेटा स्टैक खड़ा कर रहे हैं, जिसमें हम अपना अकाउंट एग्रीगेटर लाइसेंस भी यूज कर रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर इन्वेस्टिंग इन क्लाउड सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग। सो हम 3 डोमिनेंट वर्टिकल्स से 6 वर्टिकल्स में एक्सपैंड कर रहे हैं। और ऑल दी 6 lines of business we also see as being very relevant to take it to global markets. So global expansion is another area we are looking at, जहाँ पर काफ़ी कंट्रीज हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में जिनके पास आधार इक्विवेलेंट नेशनल आईडी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है या पेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और वहाँ पे हमको लगता है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं टू टेक द इंडिया स्टैक ग्लोबल। सो दैट इज लार्जली द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, moving from 3 to 6 stacks and getting into new growth areas. सर, आपका डोमेस्टिक रेवेन्यू अभी कितना आ रहा है, कितना ओवरऑल रेवेन्यू में? एंड जैसा आप बाहर से भी आप ट्राई कर रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो वहां से कुछ कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया क्या? नहीं, अभी करंटली हमारा पूरा रेवेन्यू डोमेस्टिक है। इंटरनेशनल बिजनेस एज आई सेड अभी 2 या 3 क्वार्टर्स हुए हैं, अभी हमने शुरू किया है। तो वहाँ पे हमारी एंगेजमेंट चल रही है कई कंट्रीज के साथ, हमने आरएफपीज में भी कंट्रीब्यूट किया है, बट अभी वहाँ से हमारा बिजनेस कोई रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट डोमेस्टिकली अदरवाइज ऑल अदर बिजनेसेस, ऑल 6 बिजनेसेस आर कंट्रीब्यूटिंग, बट डोमिनेंट शेयर ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल बिजनेसेस विच इज टैक्सेशन, पेंशन एंड आईडी सर्विसेज। एंड हमारा लास्ट ईयर का ऑपरेशनल रेवेन्यू वाज अराउंड 745 crores, and that is where we are as we speak. जी सर, आपके निश सेगमेंट में भी इतने वर्टिकल्स हैं और इतने अच्छे अच्छे वर्टिकल्स हैं जिन पर कि अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो एक एक अलग अलग कंपनी काम कर रही है। तो क्या कभी और आपके साथ इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कभी इस तरह की बातें भी हुई हैं कि कंपनीज को डिमर्ज करके अगर हम अलग अलग लिस्ट कराएं, या हम इस कंपनी में अभी इस बिजनेस को ग्रो करते हैं एंड देन फिर उसको डिमर्ज करें, कुछ इस तरह की भी बातें कभी टेबल पर हुई हैं सर? Vivek, that's a very interesting question. And if you look at it, see, ultimately हमारा हर एक बिजनेस इज लाइक एन इंटीग्रेटेड पीस, क्योंकि जब हम अपने अलग अलग बिजनेसेस देखते हैं तो इट गिव्स अस अ ह्यूज क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी। हमारा आईडी बिजनेस अगर आप लेते हैं तो आईडी बिजनेस में पैन और पैन इशुएंस का भी सिग्निफिकेंस है, बिकॉज ऑनलाइन पैन वैलिडेशन उधर से आता है। अब हम अगर अपना पेंशन बिजनेस देखते हैं तो आज हम कई कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे हम नेशनल पेंशन स्कीम उनके एम्प्लॉयज के लिए होस्ट करते हैं। सो दैट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी कि उधर हम अपने आईडी सर्विसेज और डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करें। सिमिलरली जैसे हम डेटा स्टैक बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर, हमारे जितने भी कस्टमर्स आज हैं जहाँ पे हम ID services provide करते हैं, they become a natural choice for us to do a cross sell. So all our businesses are very closely connected. So the point is that while these are 6 different verticals and some of them are multi-sectoral in nature, they all feed into each other and create a much stronger proposition out in the market. So अभी तक तो हम ये पूरा एक इकट्ठा ही चला रहे हैं, क्योंकि हमको काफी सिनर्जीज लगती हैं डिफरेंट वर्टिकल्स की, and that's the way we are growing the business as of now. जी सर, जैसा आपने बताया कि आप फॉरेन कंट्रीज में भी ट्राई कर रहे हैं, आजकल एक डेटा ब्रीच को लेकर बड़ी कंसर्न हर कंट्री के माइंड में रहता है। तो जिस तरह का आपका ट्रैक्शन हो रहा है फॉरेनर्स के साथ फॉरेन कंट्रीज में, उनके दिमाग में इस तरह के कुछ कंसर्न होते हैं जब एक इंडियन कंपनी इस तरह के टेंडर को उनके यहाँ पर जाकर भरती है? तो हर एक केस में
डेफिनेटली कंसर्न्स होते हैं. दे हैव देयर ओन कंसर्न्स अराउंड डेटा privacy, डेटा सिक्योरिटी, एंड दैट इज पैरामाउंट फॉर एनी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर विच गेट्स क्रिएटेड. पर उनके अपने पॉलिसीज हैं, उनकी अपनी रेगुलेशंस हैं. सो वट एवर टेक्नोलॉजीज वी आर प्रोवाइडिंग, हमको ये इंश्योर करना पड़ता है कि दे आर कंप्लायंट विद देयर लोकल रेगुलेशंस इन टर्म्स ऑफ वट एवर सेफ गार्ड्स दे नीड. And that is the way these businesses run, because see, ultimately all these countries, इनको भी बाहर से तकनीकी एक्सपर्टीज चाहिए होती है. एंड दैट इज वाई राइट. कंपनीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक इंडिया, जहाँ का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर काफी विख्यात हुआ है, एंड अलग अलग देश देख रहे हैं कि इंडिया ने इतनी प्रोग्रेस डिजिटाइजेशन में कैसे की है. सो ऑल दीज कंट्रीज आर इंटरेस्टेड कि यहाँ की कोई कंपनी उनको सिमिलर आर्किटेक्चर क्रिएट करने की कैपेबिलिटी दे. So they look at international partners, but yeah, the partners have to work within the regular local regulation and their requirements of data security and privacy. तो सर उनके मतलब ऐसा तो नहीं होता कि इंडियन कंपनीज के साथ वो बिजनेस करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जनरली जो हमने देखा है कि इस एनवायरनमेंट में कंपनीज अपनी डोमेस्टिक कंपनी को ऑर्डर ज्यादा फ्लो करती हैं एज कंपेयर टू विद ए फॉरेन पार्टनर. तो आपको किस तरह के ऑर्डर का ट्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि हमने जो कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन होती है वो जनरली कंपनी के अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम तक हो जाती है. जो भी आपके लीड बैंकर्स होते हैं और जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो आपके अभी तक के परफॉर्मेंस को वैल्यू कर देते हैं, लेकिन आगे की जो ग्रोथ होगी वो तो शेयर होल्डर्स को तभी फल मिलेगा जब आप आगे की ग्रोथ देंगे. तो आगे की ग्रोथ का क्या प्लान है, किस तरह से ट्रैक्शन आ रहा है? तो वे क्लियरली द न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस अगर आप देखेंगे, अभी तक हमारी काफी सर्विसेज फाउंडेशनल लेवल पे हैं. जो व्हेन वी लुक एट इंडिया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअली वो लेयर्ड अप्रोच आ गई है आधार के बनने के बाद, जहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे टेक्नोलॉजी क्रिएट की गई है विच इज ओपन स्टैंडर्ड्स एंड ओपन टेक्नोलॉजी. और उसके ऊपर आप एक तरीके से एक इनोवेशन लेयर बनाते हैं, जहाँ पर अलग अलग पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज अपनी अपनी एप्लीकेशंस बनाते हैं ताकि लोग वो सर्विसेज कंज्यूम कर पाए, राइट? वेदर इट इज आइडेंटिटी एंड यू आर एबल टू क्रिएट अ पेमेंट आर्किटेक्चर ऑन टॉप ऑफ इट. सेम थिंग इज हैपनिंग आज डिजिटल कॉमर्स में. देखिए ओएनडीसी में एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे सर्विस है टू कनेक्ट बायर्स एंड सेलर्स, एंड देन देयर आर वेरियस कंपनीज बिल्डिंग buyer technology, seller technology, so that they can connect the sellers, right? Host the catalogs, do discovery for digital commerce. So आज we are playing at both the levels. हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी हैं और ऊपर भी हैं. और अगर हम अपना बिजनेस मॉडल देखें, वी आर मूविंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल इनटू द द इनोवेशन लेयर लेवल, जहाँ पे हम ज्यादा वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं. बिकॉज एग्जाम्पल आप लीजिए, अगर हम KYC कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी फाउंडेशनल सर्विस. बट अगर हम किसी बैंक के पास जाके कहते हैं कि हम आपका एंड टू एंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग का पूरी टेक्नोलॉजी आपको देंगे, so value added हो जाती है and therefore has a higher margin attached to it. So from a commoditized service model to a specialized and value added service model, we are basically pivoting towards the more high growth area lines of business, and that is where we see the future growth of the company will come in for us. सर अगर हम देखें, मैं फाइनेंशियल्स भी देख रहा था कि फाइनेंशियल्स आर क्वाइट इम्प्रेसिव कि आपने अराउंड 800 करोड़ का रेवेन्यू टच किया लास्ट फिस्कल में, एंड देयर वाज ए प्रॉफिट ऑफ से ओवर 100 करोड़. सर फाइनेंशियल जर्नी लास्ट 3 इयर्स की किस तरह की रही है? तो फाइनेंशियल हैव बीन स्ट्रांग, क्योंकि इसमें आप अगर देखिए दो लेवल्स पर है. तो बिजनेस ड्राइवर लेवल पे है. All our businesses, whether it is growth in PAN card issuance, whether it is the pension business or it is the national ID business, all these businesses have had a high double-digit growth, and CAGRs have been very impressive over the last 3 years. On a revenue and profit basis, also the company has grown, and it has been a good 10 to 12% growth that we are seeing year on year. Compared to last year to this year, on an adjusted basis, our top line has grown by 15% in terms of our operating revenues. Because अगर आप numbers में देखेंगे, last year we had an exceptional item in the form of sale of a data center.
So if we take that out and we take out the impact of UIDI optimization of service charges which we pass to UIDI, which is again something which is a pass through. अगर हम उसको adjusted revenue लेते हैं तो we've had a 15% growth in revenue, and the company has moved from 645 to 745 crores of revenue, and total revenue, as you rightly said, is 783 for FY23. So it's a good growth trajectory we are seeing over the last 3 years. Sir, what kind of margins are there in your business? So if you look at it, we currently are looking at margins of around 10 to 12%. Okay. And अगर आप ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं तो वहां भी इसी तरह के मार्जिन्स पर काम करेंगे या ज्यादा या कम हो सकते हैं सर? These will be more in the sense that all these businesses, as I said, are more value added and accretive, and therefore your margin play will naturally be more, more better in those cases where your services go beyond the commodity services to more value added services. And सर, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के अभी एग्जिस्टिंग जो मार्की इन्वेस्टर्स रहे हैं, उनका किसी और का पोस्ट आईपीओ कुछ एग्जिट करने का प्लान या कुछ इस तरह का हो कि इवेंचुअली आफ्टर 3 years 5 years उनका लॉक इन अगर खत्म हो रहा है तो वो उसके बाद कुछ एफपीओ टाइप या कुछ ओएफएस नया लेकर आ सकते हैं? Vivek, I can't comment on any of this, as you would realize, and currently all investors stay invested and they believe in the growth story and the strengths of the company. I mean, sir, lock-in period है किसी आपके investors के कि जो कि as per the norms which are there, SEBI norms, it is along in line with that. Fair enough, sir, and best of luck for your IPO. We believe कि आपके IPO को अच्छा response मिले, and best of luck for your stock market journey. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Vivek. Thank you so much.